नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए पीआरटी इन्वायरमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पीआरटी 1 से 5 के लिए क्लास नंबर 9 लेके आए हैं और इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो पुस्तक है उसमें चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे, जिसको आज हम कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत ओजोन अवक्षय से लेकर वैश्विक उष्णन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे। और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप सभी अभ्यर्थी पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि कितनी क्लासेस और बची हैं, तो आप सभी अभ्यर्थियों को जानकर खुशी होगी कि ये आपकी जो है लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो जो 10th क्लास में जो ईवीएस वाला पोर्शन है एक साथ हम उठाकर कंपाइल करके, हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद फिर आप लोगों का एक और क्लास बचेगा जिसमें आपको रामसर साइट्स के बारे में और कुछ जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दी जाएगी। बाकी जो लेक्स वगैरह हैं उनको हम अलग से जो जियोग्राफी के हैं उनमें कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जियोग्राफी का ऑलमोस्ट नियरली जितना ज़रूरत था वो कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इन्वायरमेंट का अपने जो है अंतिम चरण में है। आपका बच रहा है एनसीईआरटी साइंस, तो एनसीईआरटी साइंस जो है वो भी जल्द ही आपका समाप्त हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि 4 से 5 दिन के भीतर आपको हम ये ख़त्म करके दे दें। और आप सभी अभ्यर्थी, हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए। बाकी आपको अच्छी लगे क्लास तो कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगे तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के कमेंट्स का यहाँ पर स्वागत है। अध्याय नंबर 16 है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे, और इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक्स को पढ़ना है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ही, तो पहले चीज़ यहाँ पे दिया गया प्रदूषण, पॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रदूषण के बारे में, क्या होता है प्रदूषण, तो आपने तमाम तरीके के डिफिनीशंस जो है देखी होंगी, लेकिन ये डिफिनीशन देख के जाइएगा क्योंकि कई बार टेक्निकल शब्द का प्रयोग कर देता है। जैसे TRE 2 में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड एक सवाल था और उसमें बड़ा टेक्निकल डिफिनीशन दे दिया था, तो इस वजह से आपको जो एनसीईआरटी में डिफिनीशन दी गई है क्लास 12th एनसीईआरटी में, आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर, और साथ में जो भी अभ्यर्थी कानून वगैरह के बारे में कह रहे थे कि जो कानून है पर्यावरण से रिलेटेड उसके बारे में बता दीजिए, तो आपको एक शॉर्ट्स का हम लिंक में कमेंट पिन कर देंगे। हमने पहले ये शॉर्ट्स कराया था जिसमें आपको जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो कानून वगैरह हैं और साथ में महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह हैं, तो उस एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक बार आप जाके चैनल पे जो शॉर्ट्स का सेक्शन है वहाँ से देख लीजिएगा, उसमें ईवीएस के 2 से 4 जो है हमने कराए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करें प्रदूषण क्या होता है, तो वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन होता है। तो कुल मिला के प्रदूषण होता क्या है, तो वायु में या भूमि में, जल में या मृदा में, तो 4 प्रकार का प्रदूषण यहाँ पे देख लिया आपने। और उसका जो भौतिक, रासायनिक और जैवीय अभिलक्षण होते हैं, अभिलक्षण मतलब विशेषताएं होती हैं, तो वायु, भूमि, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों में जब परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन कैसा हो, अवांछनीय हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, तो ऐसे अवांछनीय परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो ये आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं, तो प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। इंग्लिश में पॉल्यूटेंट कहते हैं और हिंदी में प्रदूषक कहते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पर्यावरण से जो है प्रदूषण को नियंत्रित और संरक्षा करने के लिए, हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पास किया गया उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण पर। तो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक उत्प्रेरक परिवर्तक की बात की गई है, जिससे रिलेटेड आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। तो उत्प्रेरक परिवर्तक, जिसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में जानते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक परिवर्तक, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक परिवर्तक या कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन कौन से धातु लगे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कीमती धातु उसमें लगे होते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसे कीमती धातु लगे होते हैं उत्प्रेरक परिवर्तक में। उत्प्रेरक परिवर्तक होते क्या हैं, तो उत्प्रेरक परिवर्तक जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और ये परिवर्तक, ये जो उत्प्रेरक परिवर्तक होते हैं स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं। तो जो
स्वचालित वाहन होते हैं उसमें लगे होते हैं और ये विषैले गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। तो आपको कैटालिटिक कन्वर्टर का काम पता चल गया कि विषैले गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित अनलेडेड, जिसको बोला जाता है अनलेडेड, तो अनलेडेड या सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहन में, क्योंकि सीसा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है, यानी जो सीसा युक्त पेट्रोल होता है वो उत्प्रेरक को काम करने नहीं देता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखनी, वो क्या है कि जो मोटर वाहन अपशिष्ट होते हैं, मोटर वाहन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो मोटर वाहन अपशिष्ट में लिख लीजिए मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक, मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक, धात्विक मतलब मेटल पॉल्यूटेंट। तो धात्विक प्रदूषक क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है सीसा या लेड, सीसा या लेड होता है। तो सीसा या लेड जो है धात्विक प्रदूषक होता है और इसीलिए हम जो है उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहन में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है उत्प्रेरक को अक्रिय करता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परिवर्तक से इस बार आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सीएनजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड जो है एक अधिनियम पास किया गया था जिसका नाम है वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया, 1981 में पारित किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बस उन्हीं को देख रहे हैं, बाकी बेसिक चीज़ें आपको मालूम है जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण वही डिस्कस कर रहे हैं। शोर किसको बोलते हैं, इंग्लिश में नॉइज़ बोलते हैं। तो शोर या नॉइज जो होती है वो क्या होती है, एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है। तो शोर या नॉइज जो है एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है। फिर है किसी जेट वायुयान या रॉकेट के उड़ान के समय उत्पन्न अति उच्च ध्वनि स्तर, जो कि 150 डेसिबल या उससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े समय तक अगर कोई सुन लेगा तो उसका जो ईयर ड्रम है, कर्णपटह है, वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जेट वाहन होते हैं या रॉकेट के उड़ान के समय जो उत्पन्न उच्च ध्वनि स्तर होता है वो कितने डेसिबल का होता है, तो 150 डेसिबल या उससे अधिक का। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डेसिबल होता है तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। शोर के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय स्पंद हार्ट बीटिंग का बढ़ जाना, श्वसन के तरीके में परिवर्तन वगैरह ये हो सकता है, और ये तनाव वगैरह की स्थिति भी इससे आ सकती है। फिर जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण से रिलेटेड जो है भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम पास किया है 1974 में, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम। तो आपको सीक्वेंस में याद रखिए कि जल प्रदूषण या जल अधिनियम कब आया था, 1974 में। वायु अधिनियम कब आया था, 1981 में। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इसका पूरा नाम है जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम। बाकी जो जितने भी प्रकार के पर्यावरण से रिलेटेड कानून है उस एक जो शॉर्ट्स वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर बात करें जो घरेलू मल होता है, तो घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन डिकम्पोजिशन हो सकता है, और जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन जैव पदार्थों का उपयोग कार्यद्रव्य सबस्ट्रेट के रूप में करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, और ये वाहित मल के कुछ अवयव का उपयोग कर लेते हैं। इस तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाता है। वाहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता। तो वाहित मल जो होता है जल होता है जिसमें वाहित मल होता है, जिसमें गंदगी होती है, वो किस पे जो है इसका मापन कैसे होता है, तो जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जाता है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, आपने इसका एक नाम और भी सुना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों सही है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहिए या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहिए, तो ये एक ही चीज़ है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि अगर BOD हाई रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जल में प्रदूषण ज़्यादा है, जल में प्रदूषण ज़्यादा है। अगर उच्च BOD है तो उच्च BOD का मतलब है प्रदूषण ज़्यादा है। इस तरीके से हम माप करते हैं, जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन करते हैं कि जैव पदार्थ की जो मात्रा उसमें कमी होगी प्रदूषण ज़्यादा होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना कि उच्च बीओडी क्या दर्शाता है, प्रदूषण, ज़्यादा प्रदूषण दर्शाता है। और वहीं निम्न बीओडी की बात करेंगे तो निम्न बीओडी जो है वो ठीक ठाक दशा दिखाएगा एक जल राशि का। फिर यहाँ पर बात करते हैं, और आप सभी को मालूम है कि जो बीओडी होता है इससे हम क्या माप करते हैं, तो घुले हुए ऑक्सीजन का, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है किसी वाटर बॉडी में, उसको हम मापते हैं बीओडी को। और हाई बीओडी का मतलब क्या होता है, उच्च बीओडी का मतलब क्या होता है, तो उच्च बीओडी का मतलब होता है कि जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम होगी, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ लिख दे रहे हैं, तो घुली हुई ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उस वाटर बॉडी में क्या होगी, मान लीजिए झील है तो उसमें कम होगी अगर उसका उच्च बीओडी होगा। और जब कम होगी डिजॉल्व ऑक्सीजन तो वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए नदी में वाहित मल का विसर्जन ज़्यादा हो जाए, किसी जलाशय में ज़्यादा हो जाए, तो अभिवाही जलाशय में जैव पदार्थ के जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेशन से जुड़े सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा का उपभोग करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी जलाशय में गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है, विसर्जन वगैरह वाहित मल का बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दिया जाएगा, तो उसमें जो सूक्ष्मजीव हैं या बैक्टीरिया हैं जो कि जैव निम्नीकरण कर रहे हैं जैव पदार्थों का, वो ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है वाहित मल आ रहा है, ज़्यादा उसका निपटान करना है, ज़्यादा उसका डिकम्पोजिशन करना है, तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल करेंगे जो सूक्ष्मजीव होंगे। और इसके कारण से होगा क्या, इसके कारण से होगा क्या कि जल में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो तेज़ी से उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा गंदगी आ रही है तो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निपटाने के लिए, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में तेज़ी से गिरावट आती है। इसके कारण मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गल ब्लूम, जिसको हम शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, तो ये आपने ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने देखा होगा अपने आसपास में तालाब वगैरह में, तो जलाशय में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय जो मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि हो जाती है, इसे शैवाल प्रस्फुटन अल्गल ब्लूम कहा जाता है। तो जलाशय में होता क्या है, फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए, ये आप जलाशय देख रहे हैं, आपने आसपास के तालाब में देखा होगा, तो ये शैवाल प्रस्फुटन है। इसमें क्या होता है कि शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, पोषक तत्व मिला इस जलाशय के और शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बढ़ गए, और इसके कारण जो है जलाशय का जो रंग है एक विशेष प्रकार का हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो कैसा कलर हो गया, हरे कलर का हो गया है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण क्या होता है, तो शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की जो गुणवत्ता होती है वो घट जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं। मछलियाँ क्यों मर जाती हैं कि जो ये शैवाल हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा उसका उपयोग करते हैं, पूरे तालाब पे छा जाते हैं, और जो नीचे मछली वगैरह रहती हैं उन तक जो घुलित ऑक्सीजन है वो पहुँचने नहीं देते हैं, घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। घुलित ऑक्सीजन की कमी होगी तो मछली मर जाएगी। और कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। चलिए यहाँ पर अब बात करें शैवाल प्रस्फुटन में, तो हमने आपको एक जो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में आपको एक जो है पादप के बारे में बताया था, वाटर हाइकिंथ या वाटर हाइसिंथ, जिसको जल हाइसिंथ कहते हैं, जिसको जल कुंभी कहते हैं। तो जो जल कुंभी होता है, आपने में से काफ़ी अभ्यर्थियों ने देखा होगा, तो जल कुंभी का जो पादप होता है वो जलाशय में, जिसका नाम आइकोर्निया कैसिपीज है, ये विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार में आता है। तो जलीय खरपतवार जिसको वीड बोलते हैं इंग्लिश में, WEED, वीड कहते हैं। और ये जो है बात करें तो वाटर हाइकिंथ इनका नाम है, वाटर हाइकिंथ, और इनको जल कुंभी भी कहते हैं। और इनके वजह से क्या होता है कि जो कोई एक जलाशय, मान लीजिए जलाशय यहाँ तो शैवाल दिख रहा है, तो वो जो पौधे होंगे बहुत भारी मात्रा में हो जाएंगे, पूरा कवर कर लेंगे, और इसके वजह से होगा क्या कि फिर वही चीज़ है कि जो नीचे जो सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाएगा जलाशय में, और जो घुलित ऑक्सीजन वो भी नहीं पहुँच पाएगा। तो उसके वजह से जो मछली वगैरह है, जो नीचे जो भी जीव जंतु आश्रित है, उनका डेथ होने लगता है। तो जो जल हाइसिंथ है, इनको ध्यान रखिएगा कि इनको बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको हम यहाँ पर देंगे परीक्षा दृष्टि से। और बहुत ज़्यादा आप अभ्यर्थी सोचते होंगे कि आपको जैसे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत करके आपको प्रोवाइड करते हैं। वही ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि दुनिया भर की चीज़ों में उलझे रहते हैं कि ये भी कवर कर ले, वो भी कवर कर ले, लेकिन जो सबसे बेसिक है NCERT उसको इग्नोर करते हैं,
और एक बार एनसीईआरटी हो गया तो फिर सोचते हैं कुछ और पढ़ लें, कुछ और कर लें, तो उससे दिक्कतें आती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका जितना भी क्वेश्चन है, आपका जो भी आपको पढ़ाया गया उस पर विश्वास कीजिएगा, तो आपको सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जल हाइसिंथ नामक पादप को, और इसका जो साइंटिफिक नेम है भी आप ध्यान रखिए, आइकोर्निया कैसीपीज। एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पादप को देखा भी होगा। बंगाल का आतंक इनको कहा जाता है। ये पादप क्या करते हैं? सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं, इससे पारितंत्र गति को असंतुलित कर देते हैं। तो जो सुपोषी जलाशय होते हैं, सुपोषी जलाशय का मतलब क्या हो गया? ऐसे जलाशय जिसमें सुपोषण हो रखा है, ऐसे जलाशय जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा हो रखे हैं, किसी कारणवश, तो इस वजह से ये क्या करेंगे? जो पारितंत्र गति है उसको असंतुलित कर देंगे। मछली वगैरह है जो डिपेंडेंट है तालाब में, उनको दिक्कत होने लगेगा। तो जो जलाशय का पारितंत्र है उसको दिक्कत कर देगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, कि उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले भी बायोमैग्निफिकेशन समझाया, आज और अच्छे से भी समझ लीजिए। तो जो जैव आवर्धन होता है, आप सभी को मालूम है कि जैव आवर्धन होता क्या है, कि क्रमिक पोषण स्तर पर, ट्रॉफिक लेवल आपको पढ़ाया था, तो प्रोड्यूसर से लेकर, उत्पादक से लेकर, जो सबसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा, उस लेवल तक क्रमिक पोषण स्तर पर, ट्रॉफिक लेवल पर अति विषाक्त या अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना, यही होता है जैव आवर्धन। जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता है। तो जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ जो होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव अनिम्नीकरण होते हैं, तो ऐसे अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, और इस प्रकार ये अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह परिघटन पारा एवं डीडीटी के लिए सुविदित है। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताया था कि पारा और डीडीटी, तो डीडीटी डाइक्लोरो, और इसका आप जो है फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। चलिए, और पारा से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि मिनीमाटा नामक बीमारी जो आई थी वो पारा के कारण आई थी मछलियों में, जापान से। तो पारा और डीडीटी का उदाहरण किसका है? जैव आवर्धन का। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, समझना है, तो क्रमिक पोषण स्तर में डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है यदि जल में यहाँ सांद्रता 0.003, आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझना है, पार्ट्स पर बिलियन से आरंभ होता है, तो अंत में जैव आवर्धन के समय मत्स्य भक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm हो जाता है। तो ये क्या है? तो इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो डीडीटी था, डीडीटी जलीय पारितंत्र में पहुँचा, जलीय पारितंत्र में जब पहुँचा तो जल में इसका जो 0.003 ppb था, बहुत कम है। फिर ये पहले जो है फर्स्ट यहाँ से प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के बाद जो है ये फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर पे पहुंचा, प्राइमरी कंज्यूमर पे 0.04 ppm हुआ। फिर उसके बाद छोटी मछली पे पहुंचा तो 0.05 ppm हुआ। बड़ी मछली पे पहुंचा तो डीडीटी का जो लेवल है सांद्रता वो बढ़कर 2 ppm हुआ। और उसके बाद जो मत्स्य भक्षी मछली है, यानी जो सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए चील है, बाज है, तो इन तक पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाता है? 25 ppm। तो सोचिए कि 0.03 ppb था, जो कि इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं था, लेकिन ये जैसे जैसे उच्चतर क्रमिक स्तरों में पहुंचता गया वैसे वैसे और ख़तरनाक होता गया, और ये खतरनाक होकर 25 ppm बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जैव आवर्धन का। उम्मीद करते हैं कि फिर से आपको रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। डीडीटी की उच्च सांद्रता से होता क्या? तो कैल्शियम उपापचय, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का जो होता है नुकसान होता है। अंड कवच जो होते हैं पतले हो जाते हैं पक्षियों के, और समय से पहले फट जाता है, जिससे पक्षी समष्टि, बर्ड पॉपुलेशन में इनकी संख्या कम हो सकती है। फिर आते एक नया कॉन्सेप्ट है सुपोषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। सुपोषण की बात करें तो यूट्रोफिकेशन जो है, सुपोषण कहाँ पर होता है? तो झील में होता है। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाता है, यानी झील की अधिक उम्र हो जाती है। अगर किसी झील में सुपोषण हुआ, इसका मतलब है कि झील बहुत पुरानी हो चुकी है, झील बहुत अधिक उम्र की हो चली है। और सुपोषण का मतलब ये होता है कि जो पोषण की मात्रा बहुत बढ़ जाए, और इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण, जिसको हम कम उम्र की बोलते हैं, तो कम उम्र का जो जल होता है शीतल और स्वच्छ होगा हमेशा, और जो वृद्ध झील हो जाएंगी उनमें जो झील रहेंगी अधिक उम्र की हो जाएंगी, जल की जैव समृद्धि उसमें हो सकती है। पोषक तत्व वगैरह की अगर हम बात करें तो जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस,
जो मेनली ध्यान रखिएगा, सुपोषण किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जल में जब बढ़ने लगते हैं तो समय के साथ में सुपोषण हो सकता है। सुपोषण दो तरीके से होता है, एक होता है प्राकृतिक, जैसे यहाँ पे लिखा है, जब प्राकृतिक होगा तो ये हजारों साल में होता है, लेकिन जो मानवीय है, सबसे खतरनाक तो मानवीय है, जो मानव करता है, मानवीय जो होता है ये बहुत तेजी से करता है, यही हमारे लिए चिंताजनक है, उसी को हमको देखना है। तो सुपोषण के लिए पोषक तत्व कौन जिम्मेदार होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जलीय जीवों की इससे वृद्धि होगी, जैसे जैसे जल की उर्वरता बढ़ती है वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगेंगे। ये आपको इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पोषण बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा पाइतंत्र विकसित होने लगेगा, और जो कार्बनिक अवशेष होंगे, जैसे जीव जंतु मरेंगे जल के अंदर वाले, मछली से लेकर जो भी जीव जंतु आश्रित है तो वो मरेंगे, जब उनका डेथ होगा तो उनके जो कार्बनिक अवशेष होंगे कहाँ जाएंगे, झील के तल में ही तो जाएंगे, तो वहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे। सैकड़ों वर्षों में इसमें जो साद, सिल्ट और जैव मलबे, ऑर्गेनिक मलबे का ढेर लग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और वैसे वैसे झील उथली और गर्म हो जाएगी। तो झील की जो गहराई है आप सभी को मालूम है, नीचे जब जो ऑर्गेनिक मलबा है, जैव मलबा है, इकट्ठा होने लगेगा, हजारों मतलब यहाँ सैकड़ों वर्ष की बात कीजिए तो बहुत लंबे समय में, तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो झील की जो गहराई है कम हो जाएगी तो झील क्या हो जाएगी, उथली हो जाएगी और गर्म होने लगेगी। झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर, और झील का जो ठंडा पर्यावरण वाले जो जीव रहते थे, तो ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर उष्ण जल जीव आकर रहने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो झील गर्म होने लगेगी। झील गर्म क्यों होने लगेगी, तो क्योंकि जैव मलबा, ऑर्गेनिक मलबे का ढेर लग रहा है, इकट्ठा हो रहा है। फिर यहाँ पर बात करें तो झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के जगह पर उष्ण जल वाले जीव आकर रहने लगेंगे। कच्छ पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेते हैं, तो जो कच्छ पादप होते हैं वो उथली जगह पर जड़ जमा लेते हैं और झील की मूल द्रोड़ी बेसिन को भरने लगते हैं। उथले जल में अब कच्छ जो मार्स पादप उगाते हैं, जो दलदली भूमि में पादप उगते हैं, उन्हीं को कच्छ पादप बोला जा रहा है, और मूल बेसिन उनमें भर जाता है। कालांतर में झील काफ़ी संख्या में प्लावी पादपों, दलदल बॉक्स से भर जाता है, अंत में भूमि में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कभी झील हुआ करता था एक गहराई से लेकर, एक समय बाद वो जो है उथला होता है, ऐसे हो जाता है, उथला होने के बाद फिर एकदम फ्लैट हो जाता है, मतलब जो भी झील था वो झील खत्म हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है सुपोषण का। तो सुपोषण में क्या होता है, झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाता है, जिसमें झील अधिक उम्र की हो जाती है, समय के साथ में झील उथली हो जाती है। और अगर बात करें जलवायु, झील का साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का जो प्राकृतिक काल प्रभावन है, यानी झील का जो परिवर्तन है सुपोषण के कारण से भूमि में, ये हजारों वर्षों में होता है। लेकिन मनुष्यों के क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव एफ्लुएंट काल प्रभावन प्रक्रिया में मूलतः तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो संवर्ध, कल्चरल या त्वरित सुपोषण, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, संवर्ध सुपोषण या त्वरित सुपोषण किसको कहते हैं, तो जब उद्योग और घरों, मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण उद्योग और घर के जो बहिस्राव एफ्लुएंट है काल प्रभावन प्रक्रम में जब तेजी ला देंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कल्चरल या त्वरित सुपोषण। जो जल्दी होगा, तेजी से होगा, वैसे तो हजारों साल में होगा लेकिन मनुष्य के कारण जो है बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे संवर्ध, कल्चरल या त्वरित सुपोषण, दोनों एक ही नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कई भागों में झील का वाहित मल और कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। इसके मुख्य संदूषक, ये आप याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से कि मुख्य संदूषक जो है कौन है सुपोषण के, तो झील में सुपोषण के, याद लिख लीजिए, झील में सुपोषण के मुख्य संदूषक कौन है, मुख्य प्रदूषक कौन है, तो नाइट्रेट और फॉस्फेरस। तो नाइट्रेट और फॉस्फेरस मुख्य संदूषक है या मुख्य प्रदूषक है। तो मुख्य संदूषक सुपोषण के लिए झील में कौन जिम्मेदार है, नाइट्रेट और फॉस्फेरस। और ये क्या करते हैं, पौधों के लिए पोषक का भी कार्य करते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होना चाहिए, उससे जो है हमने देखा कि क्या होता है ऊपर, इसके कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीपित होती है, और जब ज़्यादा पोषक हो जाएंगे तो शैवाल भी भर जाएंगे। अभी हमने तालाब में देखा था कि किस प्रकार से शैवाल प्रस्फुटन हुआ था, जिसकी वजह से अरमणीक मल्फेन स्कम बनते हैं तथा अरुचिकर गंध निकलती है। और जब ऐसा होता है, जब सवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक वो स्मेल भी आती है, बदबू भी करता है वो, और ऐसा होने से जल में जो विलीन ऑक्सीजन है, जो घुलित ऑक्सीजन है, जो अन्य जल जीवों के लिए जरूरी है, वो समाप्त होने लगती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मछली वगैरह के लिए नहीं मिल पाएगा। साथ में झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, जिनके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाएगी। इस प्रकार झील वास्तव में घुटकर मर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक फैक्ट है कि केरल के कई भागों और श्रीलंका में इकोसैन शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है। तो इकोसैन शौचालय अगर पूछ ले भारत के किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। चलिए अब ठोस अपशिष्ट में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ चलिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, सैनिटरी लैंडफिल्स। तो सैनिटरी लैंडफिल्स खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। तो सैनिटरी लैंडफिल जैसे जो दिल्ली में रह रहे होंगे अभ्यर्थी या जो बड़े महानगरों में होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो है कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, जैसे 2 कूड़े का पहाड़ है, एक जो है जहांगीरपुरी के पास में, भलसवा के पास में है, और एक गाजीपुर के पास में है। तो 2 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, उन्हीं को हम सैनिटरी लैंडफिल्स बोलते हैं। हालांकि वहाँ पे जलाया भी जाता है, तो खुले स्थान में जलाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। तो जलाकर ढेर लगाया जाए, उससे बदले क्या है, उसको खुले स्थान में इसको अपनाया गया था। तो सैनिटरी लैंडफिल्स से रिलेटेड आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है कि इसमें सैनिटरी लैंडफिल्स में, नोट कर लीजिएगा कि सैनिटरी लैंडफिल्स में जो भी अपशिष्ट होते हैं, तो अपशिष्ट का जो विघटन होता है, विघटन होने से कौन सी गैस निकलती है, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट के विघटन से लिख लीजिए मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। और मीथेन गैस आप सभी को पता है पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो मीथेन गैस निकलती है सैनिटरी लैंडफिल से। ये आपको क्लियर हो गया होगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है इस बार। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट वगैरह है, तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट परीक्षा दृष्टि से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। विश्वव्यापी उष्णता का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। एक इससे पहले भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग, जिसको हम अवरक्त विकिरण कहते हैं, तो दीर्घ तरंग विकिरण को हम अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं, तो अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाता। हमने आपको इससे पहले भी समझाया होगा, तो एक बार यहाँ पर बता दे रहे हैं कि सूर्य की जो आने वाली किरणें होती है वो किस रूप में आती है, तो वो लघु विकिरण के फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आती हैं। जब ये पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से टकराकर ऊपर की तरफ उठती है, निचले वायुमंडल को गर्म करती है, और निचले वायुमंडल को गर्म करती है किस रूप में, तो ये दीर्घ विकिरण के रूप में। और ये कैसे गर्म करती है, तो जो कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, तो ये इन गैसेस का क्या करता है, इन गैसों को जो है ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, फिर वापस से जो है वायुमंडल गर्म होता है और नीचे पृथ्वी की तरफ भी इसको जो है क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें काम करती हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आप ध्यान रखिएगा, तो ग्रीन हाउस गैस का जो संकल्पना किसने दिया था, नोट कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो जोसेफ फोरियर ने FOURIER, तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। और इसमें क्या होता है, तो दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती हैं ग्रीन हाउस गैस। तो आपसे सिंपल में सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है, तो दीर्घ तरंग विकिरण को। और बाकी जो दीर्घ तरंग विकिरण का सवाल पूछा गया था वो इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से ही रिलेटेड था, जो इस बार पीआरटी में पूछा गया था। और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जबकि पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष ना रह जाए, यानी जितना रहेगा उतना वापस वो रिपीट चलता रहेगा, एक पूरा चक्र चलता रहेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म होगी। और इसी गर्म होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव बोलते हैं। चलिए, और ध्यान रखिएगा निचला वायुमंडल गर्म होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव नॉर्मली सिंपली क्या है, ये प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मानव अपने तरफ से जितने भी कर्मकांड कर रखा है मानव ने औद्योगिक क्रांति के बाद से, उसके वजह से जो दिक्कतें आई हैं, उससे पहले सब कुछ ठीक था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म होता है। और आपने एक सवाल कहीं ना कहीं देखा होगा, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय क्या रहता है, -18, ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ये आपने देखा भी होगा ये वाला प्रश्न, तो ये ध्यान रखिएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह कैसी रहती है, वायुमंडल और सतह और वायुमंडल गर्म होता है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता।
और कितना रहता है, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड या -18 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और वैसे कितना है अभी, मतलब नॉर्मली कितना है, तो औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे पृथ्वी का बात कर रहे हैं, केवल आपके घर का या आसपास का नहीं बात हो रहा है। चलिए अब आते हैं पृथ्वी की ओर से आने वाले सौर विकिरण। तो पृथ्वी से जो सौर विकिरण आता है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है। उसका 1/4 भाग जो होता है बादलों और गैसों से परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का कितना भाग बादलों और गैसों से परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाता है वायुमंडल में वापस। तो ये 1/4 भाग होता है। दूसरा चौथाई भाग जो होता है, यानी 1/4 ये हो गया, तो 2/4 भाग जो है, दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि लगभग आधा जो आगत इनकमिंग सौर विकिरण है पृथ्वी की सतह पर पड़ता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। किस रूप में? लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। उसे गर्म करेगा, गर्म करने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन बनकर ये परावर्तित होकर वापस लौटेगा वायुमंडल में। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में उष्मा हीट उत्सर्जित करती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में या वायुमंडल में अवरक्त विकिरण किस रूप में उष्मा हीट उत्सर्जित करती है, तो अवरक्त विकिरण के रूप में या दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान कितना है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, दूसरे नंबर पे है मीथेन 20%, तीसरे नंबर पे है CFCs 14% और चौथे नंबर पे कौन है, N2O। तो क्रम यहाँ पर हम आपसे लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4 यानी कि मीथेन, फिर जो है CFC हो गया, और CFC से भी ज़्यादा, CFC किससे ज़्यादा हो गया, N2O से। तो इस प्रकार से आप क्रम याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि के लिए। वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि जो अधिकांश भाग अवरक्त विकिरण का होता है वो कहा जाता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में, तो वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, वाटर वेपर। याद रखिएगा वाटर वेपर जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस जो गैस है उसके रूप में कार्य करता है, लेकिन जो एक पोटेंशियल रहता है तो उस रूप में जब देखते हैं, जब योगदान के रूप में देखते हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलवाष्प, वाटर वेपर भी क्या होता है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, तो इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा SF6 नोट कर दीजिएगा। 7 आपको ध्यान रखना है CO2, CH4, जलवाष्प यानी कि H2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया, CFCs हो गया, और ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 हो गए। SF6 याद रखिएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और उसके बाद फिर आखिरी आप 7वां याद रख लीजिएगा जिसका नाम है NF3, तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ये आपको 7 ग्रीन हाउस गैस रट जाने चाहिए, इसी में से आपसे कोई परीक्षा में पूछ सकता है। और अवशोषित करने के बाद जो वायुमंडलीय गैसें हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये जब अवरक्त विकिरण को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करती हैं तो इन गैसों के अणु मॉलिक्यूल्स उस उष्मा ऊर्जा को, हीट एनर्जी विकृत करते हैं। और जब ये विकृत करेंगे, जब जाहिर सी बात है अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, तो उसको विकृत भी तो करेंगे। तो विकृत करके कहाँ भेजेंगे, तो अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और फिर से पृथ्वी को क्या करेगा, गर्म करेगा। यह चक्र अनेकों बार चलता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। तो वायुमंडल का जो निचला भाग है जिसको हम क्षोभ मंडलीय भाग कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक वाला जो भाग है वही क्या होता है, गर्म होता रहता है। तो पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और इनके कारण और जो गैसें, इनको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पर। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से कि एक सुझाव दिया गया है कि अगर सन 2100 तक जो है अगर नहीं रोका गया, जिस तरीके से मतलब चल रहा है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को अगर नहीं रोका गया जिस तरीके से गतिविधियों से चल रहा है, तो 2100 तक विश्व का जो तापमान है 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। मतलब एक रेंज बताया गया कि 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है।
इसके फलस्वरूप क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण से या वैश्विक तापन की वजह से क्या हो सकता है, तो ध्रुवीय टिम टोपियों, अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों का पिघलना बढ़ जाएगा। ये आपको नॉर्मली पता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगेंगे, समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा, तो जो भी आइलैंड कंट्रीज वगैरह वो डूबने लगेंगे। और कैसे विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना, ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, यानी जो भी हम ऊर्जा निकाल रहे हैं और अच्छी ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करें या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करें जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार हो। वनोन्मूलन को कम करें, पेड़ पौधे ना काटें, वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या को कम करना, इस पर भी ध्यान देना होगा। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वगैरह है तो आपको जो शॉर्ट्स हम बताएं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो शॉर्ट्स वाला देख लीजिएगा। अब आते हैं समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, तो ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि जो ओजोन की परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओजोन दो प्रकार का होता है, एक होता है अच्छा ओजोन, एक होता है बुरा ओजोन या खराब ओजोन, गुड और बैड, गुड ओजोन और बैड ओजोन। अब यहाँ पर खराब ओजोन क्या होता है, तो खराब ओजोन का मतलब होता है कि जब ओजोन प्रदूषक के रूप में पृथ्वी को नुकसान पहुँचाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, खराब ओजोन। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रदूषक के रूप में ओजोन को देखते हैं, ओजोन को जब हम प्रदूषक के रूप में देखते हैं तो वो कहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा, निम्नतर वायुमंडल में। कहाँ पर बनेगा ये, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा खराब ओजोन हमेशा कहाँ पर बनेगा, तो ये निम्नतर वायुमंडल में यानी कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में बनेगा, जिससे पौधे और प्राणियों को नुकसान पहुँचेगा ओजोन प्रदूषण की वजह से। और वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी पाया जाता है, तो जो हम पढ़ते हैं कि समताप मंडल में पाया जाता है वो ओजोन कैसा होता है, वो ओजोन अच्छा ओजोन होता है। क्यों अच्छा होता है, और ये समताप मंडल में पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, या सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। इसीलिए जो है हम क्या बोलते हैं कि इसको गुड ओजोन बोलते हैं, अच्छा ओजोन बोलते हैं। समताप मंडल वाले ओजोन को अच्छा ओजोन बोलेंगे। क्षोभ मंडल में जो ओजोन बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण हमेशा होता है वो कहाँ पर प्रभाव डालता है, किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में ही डालता है। तो इसलिए कोई भी प्रदूषण होगा, चाहे वो ओजोन प्रदूषक के रूप में हो तो वो भी कहाँ होगा, या खराब ओजोन जो प्रदूषक के रूप में कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा। क्योंकि क्षोभ मंडल से ही हम सब जो सजीव लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जो भी मौसमी घटनाएं होती क्षोभ मंडल में होती है, आपको रटा हुआ पता है। अब आते हैं सजीवों को डीएनए और प्रोटीन खासकर पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं। तो जो सजीव के डीएनए और प्रोटीन वगैरह होते हैं वो पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं। अब जो बात करें तो पराबैंगनी जो किरणें होती है सजीवों के लिए इसीलिए बेहद हानिकारक होती हैं, लेकिन इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है समताप मंडल में, जिसको हम अच्छा ओजोन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वे वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किसमें नापते हैं, तो डॉब्सन यूनिट में नापते हैं। ये भी आपको पता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं, डॉब्सन यूनिट में, जिसको हम DU कह रहे हैं। फिर है आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है। तो ध्यान रखिएगा ओजोन गैस बनने की जो प्रक्रिया वो सतत होती है समताप मंडल में। कैसे बनता है, तो आणविक ऑक्सीजन पर जो O2 रहता है O2 गैस के रूप में, तो इस पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन बनता है। इस पर एक सिंगल ऑक्सीजन जुड़ता है और ये O3 बना लेता है। तो O2 प्लस O ये O3 बना लेता है कुछ कंडीशंस में पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप। चलिए अब आते हैं समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि समताप मंडल में अगर ओजोन बन रहा है और साथ में जो ओजोन क्षय भी हो रहा है तो उसमें एक संतुलन होना चाहिए जिससे दिक्कत ना हो। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज़ करते हैं, CFCs यूज करते हैं, तो इसके द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। तो आप सभी को मालूम है कि ओजोन अवक्षय में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, तो CFC देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता है। और ओजोन छिद्र की बात करें तो आपसे प्रश्न TRE 2 में पूछा गया था, ओजोन छिद्र जो है कहाँ पर पाया गया है, तो ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में ये पाया गया है। तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव में है, जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं। और एक्चुअली में कोई होल नहीं होता, कोई छिद्र नहीं होता है, ओजोन की परत पतली हो जाती है, उसी को हम छिद्र बोल देते हैं। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र कब बनता है, तो अगस्त के उत्तरार्ध में और अक्टूबर के प्रारंभ में। तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में बनना स्टार्ट हो जाता है अंटार्कटिका में।
चलिए, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय और समताप मंडल में अब ओजोन का अवक्षय एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, वहाँ पर विशेष रूप से ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, और इससे ओजोन की परत जो है काफ़ी पतली हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन छेद या ओजोन होल। और हम बात करें तो जो यूवी रेस होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, यूवी रेस 3 टाइप की होती हैं। जो यूवी रेस होती हैं 3 टाइप की होती है, जिसमें आपको जो ध्यान रखना बस उतना ही ध्यान रखिए। तो यूवी ए बोलते हैं, यूवी बी बोलते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और यूवी सी बोलते हैं। तो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। अब बात करते हैं जो यूवी बी होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी टाइप। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी टाइप, यूवी बी क्या करता है, ये डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। तो आपसे परीक्षा में सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि यूवी का कौन सा टाइप जो है डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है, त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखा सकता है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कर सकता है, विविध प्रकार के त्वचा कैंसर कैसे होता है। तो आप सभी ने देखा था कि जो है यूवी रेस से, पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, तो त्वचा कैंसर यूवी बी टाइप से होता है। तो यूवी बी टाइप याद रखिएगा। आँख का स्वच्छ मंडल कॉर्निया यूवी बी विकिरण का अवशोषण करता है। उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो सकता है, जिसे हम हिम अंधता कहते हैं। स्नोलमाइंडनेस मोतियाबिंद कहते हैं। तो हिम अंधता या स्नोलमाइंडनेस मोतियाबिंद कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूवी बी के कारण ये होता है। बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, तो यूवी बी के कारण ये होता है। ओजोन अवक्षय के हानिकर प्रभाव को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पड़ता है, तो मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ है, ओजोन अवक्षय को रोकने के लिए। और यह जो संधि 1987 में हुई थी, और ये प्रभावी कब से हुई है, तो 1989 में। दोनों आपको पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या बात किया गया कि CFC और अन्य ओजोन अवक्षयकारी रसायनों के उत्सर्जनों को कम किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन उन्मूलन की बात करें तो वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण वनमूलन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो वन प्रदेश क्षेत्र हो, अगर उसको वन रहित कर दीजिए, वन ही गायब कर दीजिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वन उन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, ध्यान रखिएगा 2 नीति आप पढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय नीति 1952 भी आप पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया TRE में, इसलिए आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति, इंडियन जो फॉरेस्ट राष्ट्रीय वन नीति सिंपली बोलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति भारत की तो है ही। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952, दोनों के अकॉर्डिंग सेम है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 ये आपका जियोग्राफी में दिया, उसके अकॉर्डिंग परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि 33% जो है जंगल क्षेत्र की, वन क्षेत्र की बात कौन सा अधिनियम करता है, तो वहाँ पर विकल्प में 1988 नहीं दिया गया था। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी सेम चीज़ कहता है। फिर अब भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वनमूलन का एक मुख्य कारण क्या है कि वन प्रदेश को मुख्य भूमि में बदला जा रहा है। काटो और जलाओ कृषि, जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है, जिसका हमने डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ा रखे हैं। तो वो जो एग्रीकल्चर होता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसको हम झूम खेती कहते हैं, इसके कारण वन उन्मूलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि काटो और जलाओ कृषि में कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, जंगल के वृक्षों को काट देते हैं, पादप अवशेष को जला देते हैं, राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है, जो ज़मीन होती है वो उस पर दिक्कत होने लगती है और भूमि का जो प्रयोग है खेती के लिए पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है ताकि पुनः उर्वर हो जाए। कृषक फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रक्रिया को दोहराता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है वन उन्मूलन का कारण है, काटो और जलाओ कृषि। तो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर वन उन्मूलन का कारण है भारत में। तो ये आपको बोलना यस है, क्यों है आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। वन उन्मूलन से होता क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी। पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो पेड़ क्या कर रहे थे? पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को अवशोषित कर रहे थे पेड़। लेकिन अभी पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और वृक्ष जो जैव भार बायोमास में काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते थे। और जो वृक्ष, जो भी पेड़ देखते हैं आप, तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बन ही तो होता है। जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है लकड़ियों को। तो जो लकड़ी है जिसको हम जैव भार बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, तो काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते थे। अब वनमूलन के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए। जैव विविधता को भी नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी में भी कमी होगी। जलीय चक्र, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जलीय चक्र है, वो कार्बन चक्र पे डिपेंडेंट है। मृदा का अपरदन भी हो सकता है। चरम मामलों में मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता है। तो अगर वन नहीं रहेंगे तो इससे क्या हो सकता है? मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता है। मृदा का अपरदन तो होता ही है, क्योंकि जो वृक्ष वगैरह होते हैं वो मृदा को क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं।
पुनर्वनीकरण क्या होता है? तो पुनर्वनीकरण का मतलब है रिफॉरेस्टेशन, फिर से जंगल लगाया जाए, फिर से वन को लगाया जाए, जो पहले कभी मौजूद था या बाद में उसे नष्ट कर दिया गया, तो फिर से वन लगाने की प्रक्रिया को हम पुनर्वनीकरण कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी, तो 1731 में राजस्थान में जोधपुर नरेश थे, एक महल के निर्माण के लिए इन्होंने मंत्री से लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा था। राज्य के मंत्री कर्मी गाँव सब एक बिश्नोई परिवार में लोग रहते थे, वहाँ पे गए और जंगल में वृक्ष काटने के लिए गए। बिश्नोई परिवार की अमृता नामक एक महिला थी, उन्होंने जो है पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई और राजा के लोगों से क्या कहा कि आप वृक्ष नहीं काट कर सकते हैं, अब उससे पहले आपको मुझे काटना होगा। और राजा के जो लोग थे उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अमृता देवी को भी काट दिया और उसके साथ में उनकी 3 बेटियों और बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। और इतिहास में इस प्रकार की प्रतिबद्धता कहीं नहीं देखी गई कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए इस तरीके से किसी ने जो है सामूहिक रूप से जान दी हो। और भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया है। और अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार है ये आपको पता होना चाहिए। तो और ये आप खेजड़ी वृक्ष का जो है, खेजड़ी वृक्ष का मामला था, किस वृक्ष का मामला था? खेजड़ी वृक्ष का। तो खेजड़ी वृक्ष बिश्नोई परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर वहाँ के पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है ये। तो खेजड़ी वृक्ष के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जान दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने। इसके अलावा आप जो है, जो काला हिरन है, आज के डेट में लॉरेंस बिश्नोई नामक जो गैंगस्टर है, गुंडा है, उसको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग काला हिरन के संरक्षण के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल बिश्नोई। कभी जाके गूगल करिएगा या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो अनिल बिश्नोई नामक व्यक्ति ने सैकड़ों जो काला हिरन है इनको बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे शिकारियों को पकड़वाया है, अपनी जान पर खेल के पकड़वाया है। तो अनिल बिश्नोई को आप देख सकते हैं इस सेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन आपको पता है, 1974 में ठेकेदारों द्वारा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए चिपक कर स्थानीय महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके अलावा आप जो है, जो महिला नेत्री थी जो स्थानीय महिलाओं को लीड कर रही थी, उनका नाम क्या था? आप कमेंट कर दीजिएगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया था। ये भी सवाल आपका टीआरई में पूछा गया है। अगर आपने सभी प्रश्नों को देखा तो भूगोल में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कब आया था? तो 1980 में। और ये क्या करता है? तो स्थानीय समुदाय के भागीदारी के महत्व को बढ़ावा देता है संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से वनों की रक्षा का कार्य करता है। तो ये आज का चैप्टर आज का खत्म हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आप कहिएगा तो क्लास 10th वाला जो है इसी प्लेलिस्ट में उसको भी सेंड कर देंगे या फिर से अपलोड कर देंगे, जैसा आप लोग कहिएगा। वैसे भी हमने उस चीज़ का जो मैक्सिमम टॉपिक था क्लास 10th का जो पर्यावरण का, वो हमने मेन जो चैप्टर था उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी आपका जो है अब जो टॉपिक है वो ईबीएस समाप्ति की ओर है, रामसर कन्वेंशन और बचा है। बाकी जो कानून वगैरह उसका हमने आपको बताया कि आपको शॉर्ट्स दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।